अंगूरी जब परमू के साथ ब्याह कराए तो देखने वालों के मुंह से निकल पड़ा था, अरे ये तो कोयले को कंचन मिल गया। वैसे अंगूरी कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, थोड़ी ठीक ठाक सी कदकाठी और खिलता सा रंग, बस इतनी सी थी उसकी खूबसूरती की समा पूंजी। मगर परमू जैसे मरियल सी अधेड़ के सामने तो वह सचमुच अप्सरा सी ही दिखती थी। आगे चलकर सबने अंगूरी की सीरत भी देखी और उसकी सीरत सूरत से भी 4 कदम आगे निकली। अपनी मेहनत मजदूरी से उसने गृहस्थी ऐसी चमकाई कि इलाके के लोग अपनी अपनी बीवियों के सामने उसकी मिसाल पेश करने लगे। परमू की बिरादरी के कई नौजवान इस कोशिश में थे कि परमू जैसे लंगूर के पहलू से निकलकर अंगूरी उनके पहलू में आ जाए। दूसरी बिरादरियों में भी ऐसे दीवानों की कमी न थी। वे अंगूरी से शादी तो नहीं कर सकते थे, अलबत्ता उसे रखेल बनाने के लिए हजारों रुपए लुटाने को तैयार थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और अंगूरी एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन उसकी देह की बनावट और कसावट पर बच्चा जन्मने का रत्ती भर भी फर्क नहीं दिखा। गांव के मंचलों में अभी भी उसे हासिल करने की पहले जैसी ही चाहत थी। तभी जैसे बिल्ली के भाग्य से छीका टूट पड़ा। परमू एक दिन काम की तलाश में शहर गया और सड़क पार करते हुए एक बस की चपेट में आ गया। बस के भारी भरकम पहियों ने उसकी कमजोर काया को चपाती की तरह बेल कर रख दिया। परमू के क्रियाक्रम के दौरान गांव के सारे मंचलों में अंगूरी की हमदर्दी हासिल करने की होड़ लगी रही। वह चाहती तो पति की तिहरी को यादगार बना सकती थी। गांव के सभी साहूकारों ने अंगूरी की जवानी की जमानत पर दहलियों के मुंह खोल रखे थे, मगर उसने वफादारी कायम रखना ही पति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समझते हुए सब कुछ बहुत किफायत से निपटा दिया। अंगूरी की बाहर सी विधवा जिंदगी को देखते हुए गांव के बुजुर्गों ने किसी का हाथ थामने लेने की सलाह दी, मगर उसने किसी की भी बात न मानकर कान न देते हुए कहा, मेरा मर्द चला गया तो क्या, वह बेटे का सहारा तो दे गया है, बेटे को पालने पोसने के बहाने ही जिंदगी कट जाएगी। वक्त अब रेंदा फिर अपनी रफ्तार से उड़ चला। अंगूरी का बेटा कबीर अब गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाने लगा था और उसे अंगूरी मंचलों से खुद को बचाते हुए उसके बेहतर भविष्य के लिए मेहनत मजदूरी करने में जुटी थी। उन्हीं दिनों उस इलाके में परिवार नियोजन के लिए बनस्बंदी कैंप लगा। टारगेट पूरा न हो सकने के चलते जिला प्रशासन ने ऑपरेशन कराने वाले को 1 एकड़ खेती बाड़ी लायक जमीन देने की पेशकश की। 1 एकड़ जमीन मिलने के बाद अंगूरी की कानों में भी पड़ी। उसे कबीर का भविष्य सुधारने का यह अच्छा मौका दिखा। ज्यादा पूछताछ करती तो किससे करती, जिससे भी जरा बोल देती वही गले बढ़ने लगता। जो बोलते देखता वह बदनाम करने की धमकी देता। इसलिए निश्चित दिन वह कैंप में ही जा पहुंची। अंगूरी का भोलापन देख कैंप के अफसर हंसे। कैंप इंचार्ज ने कहा, एक विधवा से देश की आबादी बढ़ने का खतरा कैसे हो सकता है। कैंप इंचार्ज का टका सा जवाब सुनकर कबीर के भविष्य को लेकर देखे गए अंगूरी के सारे सपने बिखर गए। बाहर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठे तो वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। तभी एक अधेड़ कैंप इंचार्ज के पास आकर बोला, सर आपके लोग मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, क्यों? कहते हैं कि मैं पात्र हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? किस गांव के रहते हो? सर मेरा नाम राज है, मैं प्रहलादपुर गांव में रहता हूँ। कैंप इंचार्ज ने टेलीफोन पर एक नंबर मिलाया और उस अधेड़ के बारे में पूछताछ करने लगा। फिर उसने राज से पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारी बीवी पिछले महीने मर चुकी है? हाँ सर। फिर तुम्हें ऑपरेशन की क्या जरूरत है? बेवकूफ समझते हो हमको? चलो भागो। राज सिर झुकाकर वहां से चल पड़ा। अंगूरी भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। उसके करीब जाकर अंगूरी ने धीरे से पूछा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 1 लड़का है। सोचा था 1 एकड़ खेत मिल गया तो उसकी जिंदगी ठीक ठाक गुजर जाएगी। मेरा भी 1 लड़का है, मुझे भी मना कर दिया गया। ऐसा करो तुम एक नई चादर ले आओ। राज ने एक नजर उसे देखा, फिर वहीं ठहरने को कहकर वह कस्बे के बाजार चला गया और वहां से एक नई चादर, थोड़ा सा सिंदूर, हरी चूड़ियां व बिछिया वगैरह ले आया। थोड़ी देर बाद वे दोनों कैंप इंचार्ज के पास खड़े थे। राज ने कहा, हम लोग भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं साहब। अफसर ने दोनों पर एक गहरी नजर डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ घंटे पहले मैंने तुम्हें कुछ समझाया था साहब। अब राज ने मुझ पर नई चादर डाल दी है। अंगूरी ने शर्माते हुए कहा, नई चादर? कैंप इंचार्ज ने ना समझते वाले अंदाज में पास में ही बैठी एक जनप्रतिनिधि नेहा की ओर देखा। इस इलाके में किसी विधवा या छोड़ी गई औरत के साथ शादी करने के लिए उस पर नई चादर डाली जाती है।
कहीं कहीं इसे धरोना करना या घर बिठाना भी कहा जाता है। उस जनप्रतिनिधि नेहा ने बताया। ओह, कैंप इंचार्ज ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, इस आदमी को ले जाओ, अब ये अपात्र नहीं है, इसकी नसबंदी करवा दें। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अंगूरी। तुम कल फिर यहाँ आना, कल दूरबीन विधि से तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन साहब, मुझे भी 1 एकड़ जमीन मिलेगी ना? हाँ हाँ, जरूर मिलेगी। हम तुम्हारे लिए तीसरी चादर ओढ़ने की गुंजाइश कतई नहीं छोड़ेंगे। अंगूरी नमस्ते कहकर खुश होते हुए कैंप से बाहर निकल गई। तो उस जनप्रतिनिधि ने कहा, साहब, आपने एक मामूली औरत के लिए कायदा ही बदल दिया। नेहा, ये सवाल तो कायदे कानून का नहीं, आबादी रोकने का है। ऐसी औरतें नई चादरें ओढ़ कर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगी। मैं आज ही ऐसी औरतों को तलाशने का काम शुरू कराता हूँ। उन्होंने फौरन महतों को फोन पर निर्देश देने शुरू कर दिए। दूसरे दिन अंगूरी कैंप में पहुंची तो वहां मौजूद कई दूसरी औरतों के साथ उसका भी दूरबीन विधि से नसबंदी ऑपरेशन हो गया। कैंप की एम्बुलेंस पर सवार होते समय उसे राज मिला और बोला, अंगूरी, मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिन देखभाल की जरूरत होगी। मेरी देखभाल के लिए कबीर है ना? मेरी भी तो फर्ज बनता है। अब तो हम लिखित में मियाँ बीवी हैं। लिखी हुई बातें तो अब दफ्तरों में पड़ी रहती हैं। तुम्हारा अगर यही रवैया रहा तो तुम 1 बीघा जमीन भी नहीं पाओगी। नुकसान तुम्हारा भी बराबर होगा। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं। छोड़ने की बात तो पकड़ लेने के बाद की जाती है। अंगूरी का जवाब सुनकर राज दांत पीस कर रह गया। कुछ साल बाद कबीर प्राइमरी जमात पास करके कस्बे में पढ़ने जाने लगा। एक दिन उसके साथ उसका सहपाठी नवीन उसके घर आया। नवीन के मैले कुचले कपड़े और उलझे रूखे बाल देखकर अंगूरी ने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती रहती है नवीन? मेरी माँ नहीं है, नवीन ने मायूसी से बताया। तभी तो मैं कहूँ, खैर अब तुम तो खुद बड़े हो चुके हो, नहाना कपड़े धोना कर सकते हो। नवीन टुकुर टुकुर अंगूरी की ओर देखता रहा। जवाब कबीर ने दिया, माँ, घर का सारा काम नवीन को ही करना होता है। इसके बापू शराब भी पीते हैं। अच्छा, शराब भी पीते हैं? क्या नाम है तुम्हारे बापू का? राज। कहाँ रहते हो तुम? प्रहलादपुर। अंगूरी के कलेजे पर घूसा सा लगा। उसने कबीर के साथ नवीन को भी नहलाया, कपड़े धोए, प्यार से खाना खिलाया और घर जाते समय 2 लोगों का खाना बांधते हुए कहा, नवीन, बेटा आते जाते रहा करो कबीर के साथ। हाँ माँ, मैं भी यही कहता हूँ। मेरे पास बापू नहीं है तो मैं जाता हूँ कि नहीं इसके घर? अच्छा, इसके बापू तुम्हें अच्छे लगते हैं? जब शराब नहीं पीते तब मुझे प्यार भी खूब करते हैं। अगली बार उनसे मेरा नाम लेकर शराब छोड़ने को कहना। इसके साथ ही नवीन और कबीर के हाथों दोनों घरों के बीच पुल तैयार होने लगा। पहले खाने पीने की चीजें आ गई, फिर कपड़े और रोजमर्रा की दूसरी चीजें भी आने लगी। फिर एक दिन राज खुद अंगूरी के घर जा पहुंचा। तुम यहाँ कैसे? अंगूरी उसे अपने घर आया देख हक्की बक्की रह गई। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैंने तुम्हारा संदेश मिलने से अब तक शराब छुई भी नहीं है, तो इससे तो नवीन का भविष्य संवरेगा। मैं अपना भविष्य संवारने आया हूँ। मैंने तुम्हें भुलाने के लिए ही शराब पीनी शुरू की थी, तुम्हें पाने के लिए ही शराब छोड़ी है अंगूरी, कहकर राज ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या करते हो? बेटा कबीर आ जाएगा, वह शाम से पहले नहीं आएगा। आज मैं तुम्हारा जवाब लेकर ही जाऊंगा अंगूरी। बच्चे बड़े हो चुके हैं, समझाना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। बच्चे समझदार भी हैं, मैं उन्हें पूरी बात बता चुका हूँ। तुम बहुत चालाक हो, कमजोर रग पकड़ते हो। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, राज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अंगूरी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उस दिन के बाद राज अक्सर नवीन को लेने के बहाने अंगूरी के घर आ जाता। कबीर की जिद पर वह नवीन के घर भी आने जाने लगा। जब दोनों रात में भी एक दूसरे के घर में रुकने लगे तो दोनों गांव के लोग जान गए कि राज ने अंगूरी पर नई चादर डाल दी। नवीन, कबीर और राज बहुत खुश थे। खुश तो अंगूरी भी कम नहीं थी, मगर उसे कभी कभी बहुत अचंभा होता था कि वह अपने पहले पति को भूलकर राज की पकड़ में कैसे आ गई।